मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी। बेटी हर हफ्ते मुझसे फिटकरी मंगवाती और मुझसे कहती थी टीचर ने फिटकरी पर एक तजुर्बा करने को कहा है। वह कहती हुई थी पड़ोस की लड़की जो मेरी बेटी की क्लास फेलो थी मुझे कान में कहने लगी, आंटी एक रात अपनी बेटी के कमरे में सोना, तुम्हें एक राज का पता चलेगा। अगली रात मैं छुपकर बेटी के बेड के नीचे लेट गई। अब अगले हलम है मेरी जान निकल गई जब बेटी ने वह फिटकरी, हम गरीब लोग थे और इस गुर्बत ने रोटी तो हमसे छीन ली होती, लेकिन हमने इसे अपने ख्वाब जीने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए तो हम दोनों मियाँ बीवी ने इंतहाई गरीब होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था। और अब हमसे जहाँ तक मुमकिन हो रहा था हम बेटी की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियाँ बीवी को यह शौक़ था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, इस तरह हमारी बेटी की भी यह दिली ख्वाहिश थी और इसके लिए वह बेचैन से ही दिन रात एक कर मेहनत कर रही थी और बहुत दिल लगा कर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा एक ही 2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में हम दोनों मियाँ बीवी होते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती थी। अक्सर बेटी के कमरे की लाइट सारी सारी रात जलती रहती थी और हमारा ख्याल था कि इसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी ज़्यादा होती है कि इसे रात रात भर पर जागना भी पड़ता है। और अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें इस पर बहुत फ़ख्र भी होता था। एक तो हम गरीब थे, दूसरा हमने सिर्फ अमीरों वाला ख्वाब देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि इसके साथ ही साथ हम इसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे और अपने बेटी पर भरोसा करते हुए इसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाज़त भी दे रखी थी। इसलिए लोगों की बातें भी फिर हमें सुननी पड़ रही थी और यह बातें तो सबसे पहले मेरे सास ससुर और फिर मेरे देवर देवरानी ने करनी शुरू की थी। लेकिन मुझे और मेरे पति को किसी भी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारी मर्जी के पाबंद रही है और हमसे पूछकर अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद के बारे में फैसले नहीं करते तो फिर हमें क्या पड़ी है थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फ़ैसला तब्दील करते या उनकी बातों के डर से अपनी इतनी वही मेहनती और काबिल बेटी को घर की 4 दीवार में कैद करके बैठा देते। आप लोग बातें भी कब तक करेंगे, आखिरकार थक हार कर एक दिन खामोश होकर बैठ भी जाएंगे और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब यही लोग सफ़र में से कहते फिरेंगे कि हमारी एक साई है जो डॉक्टर बनी है। मेरे देवर और देवरानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है और सास और ससुर भी फ़ख्र से कहेंगे कि उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी के मेडिकल की तालिका, खर्चा और लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते थे तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते और मासूम मासूम सी खुशियाँ हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बांटते थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दम तोड़ती हुई उम्मीदों को फिर से सहारा देकर जवान करते थे। आखिरकार हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी और इनायत का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था। इस रोज़ हमने पूरे मोहल्ले में जलेबियां बांटी थी। अब 4 साल की पढ़ाई के बाद हमारी बेटी ने एक काबिल डॉक्टर बन जाना था, लेकिन एक मसला यह था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था और हम रोज़ रोज़ यह बस और इस रिक्शा का इतना ज़्यादा किराया नहीं दे सकते थे। यह एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद अपनी बेटी के टीचर के मशवरा से यह हल निकाल लिया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर हफ्ते की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज़ रोज़ का कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा और मेरी बेटी अपनी पढ़ाई भी पूरा ध्यान देकर करेगी। आखिर 4 साल की ही तो बात है, बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी और हर हफ्ते की शाम को हॉस्टल से घर आ जाती और इतवार का दिन घर पर हमारे साथ दिलाने के बाद सोमवार को सुबह फिर से वापस चली जाती थी। इस तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल खैरियत से गुजर गया और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबी समेटी रही थी। लेकिन जैसे ही सन छुट्टियों के बाद उसकी पढ़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हुआ तो हॉस्टल से वापस आने के बाद मेरी बेटी ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। वह जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो मुझसे कहती, माँ मुझे बाज़ार से थोड़ी सी फिटकरी ला दो। जब मैं इससे पूछती कि इस फिटकरी का क्या करना है तो वह हर बार यही कहती कि टीचर ने फिटकरी पर एक तजुर्बा करने को कहा है, मुझे वही तजुर्बा कर कर कॉलेज लेकर जाना है। मैं बेटी की बात मान लेती और इसे
फिटकरी लाकर दे देती। तकरीबन 2 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब तीसरे महीने में मेरी बेटी ने यही रूटीन रखी तो मुझे परेशानी सी हो गई। आखिर ऐसा कौन सा तजुर्बा था जो पिछले 2 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था, और कैसा टीचर था कि हर हफ्ते एक ही काम देकर देखता रहता है। सोचती कि हो सकता है कोई काम होता ही हो। आखिर मुझे 5वीं क्लास औरत को क्या पता मेडिकल की पढ़ाई कैसी होती है, लेकिन दिमाग में सवाल ले जगह बना ली थी। इसलिए इस बार जब बेटी आई और इसमें फिर से तजुर्बे का कहा कि फिटकरी मंगवाई, तो मैंने इससे पूछ ही लिया कि हर हफ्ते तुम्हें एक ही काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी कुछ थोड़ा सा घबरा गई और सिर्फ खुद को संभालते हुए बोली कि माँ, एक काम हमें क्लास में तब तक मिलता रहता है जब तक वह सारा ठीक ना हो जाए, और फिटकरी पर करने वाला तजुर्बा हर बार कुछ गलत हो जाता है और टीचर कहते हैं कि तजुर्बा नाकाम रहा, इसलिए जब तक तजुर्बा कामयाब नहीं हो जाता तब तक यह काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे सारे जवाब में मेरी तसल्ली करा दी और मेरे दिल से सारे शक और सारे सवालात खत्म हो गए। मैंने खुशी खुशी बेटी को फिटकरी लाकर भी एक रात हमारे पास अपने घर में गुजारने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई। जिसके जाने के बाद पीछे से मैंने इसके कमरे की जब सफाई की तो वहाँ एक चीज़ देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वह चीज़ देखने के बाद से मेरी अपनी बेटी पर आंखें बंद करके किए जाने वाला भरोसा दाम ढोल रहा था। आखिर कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या छुपा रही थी यह मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर यह सवाल ही पैदा होता था, क्या फिर जो कुछ भी था इसे छुपाना क्यों पड़ रहा था। मेरा दिल तरह तरह के और उन देशों का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत ही बुरे बुरे ख्याल सता रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और बेटी के कमरे से वह चीज़ उठाकर बाहर निकल आए और सोचने लगी कि अब हकीकत का पता कैसे लगाएं। बेटी से तो पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वह कभी भी मुझे सच ना बताती। फिर दूसरे ऐसा कौन सा रास्ता था जहाँ से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल की तसल्ली मिल जाती, मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैं खुश हो गई कि मुझे यहाँ से हकीकत मालूम हो सकती थी। मैं फ़ौरन उठी और चादर ली और घर से बाहर निकल आई और उसके घर पर गई जो मेरी बेटी की क्लास फेलो थी। वह भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी उसी के कॉलेज में, लेकिन वह हॉस्टल में नहीं रहती थी बल्कि रोज़ाना ही आती जाती थी। शेख साहब क्रोधाना खुद अपनी गाड़ी में अपनी बेटी को लाते और ले जाते थे। मैं शेख साहब के घर गई और उनकी बेटी से मिली। मुझे देखते ही उसने मुझे पहचान लिया और मैं एक बार पहले भी बेटी की कुछ किताबों के असली बदले के सिलसिले में यहाँ आ जा चुकी थी और मुझे पहली बार मेरी बेटी ने इनका घर दिखाया था। मैंने सारा मसला उसे बताया। उसने बहुत से मेरी बातें सुनी और ऐसे जैसे ही मेरी बात पूरी हुई वह परेशान हो गई। मैंने इसे अपने हाथ में पकड़ी वह चीज़ भी दिखाई जो मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। उसने उसे बहुत गौर से देखा और फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप फिक्र न ही करें, वह कॉलेज में मेरी बेटी पर नज़र रखेगी और उसकी सारी गर्मियों पर मुझे आभा करेगी। इससे भी बताया था कि मेरी बेटी हर हफ्ते मुझसे यह कहकर फिटकरी मंगवा दी है किसी कोई प्रैक्टिकल करना है। यह सुनकर भी हैरान हो गई कि कहने लगी कि उन्हें ऐसा तो कोई काम नहीं मिलता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ न कुछ गलत ज़रूर है और मेरी परेशानी में एकदम इजाफा हो गया था। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई थी तो फिर यकीनन बदनामी और रुसवाई के साथ ही साथ लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुँचने वाले थे। मेरी हर हालत देखकर मेरी बेटी की दोस्त ने मुझे तसल्ली दी और कहा, फिक्र नहीं करो, वह ज़रूर असल बात मालूम कर लेगी और अगर कोई गलत बात हुई तो मेरी बेटी को भी सारी सही रखने की कोशिश करेगी। इसने मुझे कहा था मैं वह चीज़ वही वापस बेटी के कमरे में रख दूँ वहाँ से जहाँ से वह मुझे मिली है, ताकि मेरी बेटी को यह शक ना हो, हमें किसी बात का इल्म हो। मैंने ऐसा ही किया और घर आकर अब दिन रात मेरा एक ही काम था, बस अपने रब से खैरियत की दुआएं मांग लेना। इसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही बेचैनी सी होने लगी। इस हफ्ते गुजरने का इंतज़ार था कब हॉस्पिटल से छुट्टी होती और मेरी बेटी घर आती तो मुझे कुछ न कुछ मामलों की खबर होती। खुदा करके वक्त गुजर गया और हफ्ते की शान में मेरी बेटी एक दिन छुट्टी पर घर रहने आई थी। मैंने अपनी बेटी को सारे पैर तक देखा पर मुझे किसी किस्म का बदलाव मुझे नज़र नहीं आया, बल्कि पहले जैसी थी। इसके रवैया भी बिल्कुल पहले जैसा था। कुछ भी ऐसा था जो मुझे वह में डालता, लेकिन
मैं भी क्या कर सकती थी। जब से बेटी के कमरे से वह चीज़ मिली थी, मेरे दिल में दिमाग में शक का बाल आ गया था। मेरी बेटी ने मुझसे यह कह दिया, फिटकरी मंगवाई कि मुझे कोई तजुर्बा करना है। मैंने भी कुछ भी जाहिर किए बगैर उसे फिटकरी लाकर दे दी। खुद मैं खामोशी से शेख साहब की बेटी का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि इसलिए कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आ जाए तो वह मेरे घर आएगी और जो सारी बात इसे दौरान मालूम हुई है वह मुझे बताएगी। इतवार के दिन तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब शेर साहब की बेटी हमारे घर आई। तब मेरी बेटी सो रही थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी बेटी को जागने की ज़रूरत नहीं है। वह मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझसे बताया वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश और ऐसी तबीयत तो बिल्कुल भी नहीं की थी, फिर वह इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी थी। मैं हैरान और परेशान सी सोच में गुम थी, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी थी वह दुनिया में तो बदनामी और ज़िल्लत कहाँ से कहाँ है, इसमें आखिरत की भी सांग नहीं, किसान बर्बादी थी। मैं वही सर पकड़ कर बैठ गई। मुझे इस तरह का परेशान और हौसला देखकर शेख साहब की बेटी ने कुछ तसल्ली दी और मेरी कान में बोली, आंटी पर आप इस तरह परेशान नहीं हो, बल्कि इस मसले का हल सोचो और ऐसा करें कि ये रात छुप कर अपनी बेटी के कमरे में सोएं और देखें कि वह रात को क्या करती है। इस तरह आप हकीकत को अपनी आंखों से देख लेंगी और यह भी बेहतर जान सकेंगी कि आखिर इस मसले में से अपनी बेटी को किस तरह निकालें। मैंने शेख साहब की बेटी की बात मान ली। आज शाम को तो मेरी बेटी ने हॉस्टल वापस जाना था, इसलिए मुझे फिर इस 1 हफ्ते का इंतज़ार करना था और मैं इंतज़ार करने लगी। अगला हफ्ता जब मेरी बेटी घर रहने आई तो इस रात में चुपके से बेटी के कमरे में चली गई और अगले सिलम में है मेरी जान निकल गई। मैं जो पिछले 1 हफ्ते से यह दुआएं कर रही थी कि जो कुछ भी मुझे शेख साहब की बेटी ने बताया है वह सब झूठ निकले। बातों को सच साबित करने के लिए अफसोस कि मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई थी और जानलेवा सच्चाई मेरी नज़रों के सामने साबित हो गई थी। मैंने वह रात बहुत परेशानी से गुजारी थी। वह शेख साहब की बेटी ने कहा था कि मुझे कोई ना कोई हल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा मेरी पहले की अक्ल भी जो भी थी वह जा चुकी थी। लेकिन यह बात भी गनीमत थी कि अभी मेरे पति को इस सारे किस्से का इल्म नहीं था। एक बात तो मैंने जान ही ली थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, लेकिन जिस दलदल में वह गिरती जा रही थी शायद इससे निकल सकती थी। मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने पति से इस सारे मामले को छुपा कर रखूंगी और शेख साहब की बेटी से विनती करूंगी। जहां इसने सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद की और मुझे सच से वाकिफ़ किया, इस तरह अब वो मेरी बेटी को इस दलदल से निकालने में मेरी मदद करेगी। अगले दिन मैं फिर से शेख साहब के घर मौजूद हुई। मैंने रोते हुए शेख साहब की बेटी इल्तिजा की वह मेरी मदद करे ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वह एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी थी अगर इसे वहाँ से ना निकाला जाता तो इसकी मौत भी मुमकिन थी। और यह भी थी कि मेडिकल के कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बेटी और लड़कियाँ इस दलदल में धंस चुकी हैं और इनकी मदद की जाए, इन्हें इस दलदल से निकाला जाए और इन्हें सही और गलत की तमीज़ सिखाई जा सके। इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता था। इस सब में हमें एक बड़े और व्यस्त यार इंसान की मदद की ज़रूरत थी और हमारे सामने इस वक्त शेख साहब के अलावा कोई नहीं था। इसलिए मैंने और शेख साहब की बेटी ने हिम्मत करते हुए शेख आपसे बात करने का फैसला किया और इसके पास जाकर इन्हें अशफाक से लेकर सारे मामले से आगाह किया। शेख साहब सुनते ही तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए गालों को हाथ लगाने लगे और नाराज़गी का इजहार करने लगी। मुझे खुद शर्मिंदगी हुई कहीं शेख साहब मदद करने से इनकार न कर दे, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और शेख आपके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया था, इसलिए वह मदद करने पर तैयार हो गए। मामला गंभीर था और बहुत से घरों की इज्जत इससे जुड़ी हुई थी, इसलिए इस मामले को वह जल्दी खामोशी से ही करना था। इसलिए शेख साहब ने कुछ सोचा और फिर अपनी जानने वाले एक पुलिस को फ़ोन किया और इन्हें सारी बात बता दी। अपने तौर पर मसले की तफ्तीश करने के दरख्वास्त की पुराने ताल्लुक का पास रखते हुए पुलिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सारी मामले की तहकीकात करवाई और नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हुई थी कि सुनने वालों के दिल का गए। शेख साहब ने अपनी बेटी को भी इस इलाज से निकलवाया और दूसरी जगह दाखिला करवाया। यहाँ की तालीम इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजते और शेख साहब भी यही किए थे। एक इज्जतदार इंसान को करना चाहिए था। पुलिस ने और किसी भी फ़र्द का नाम आए और बगैर अपने तौर पर मुकम्मल तहकीकात करके एक मजबूत केस बनवाया था और करते धरते और दूसरे उस्ताद के खिलाफ तैयार किया था कि कोई भी मुजरिम बचकर ना निकल सके और जो जवानों को गुमराही का शिकार करे
इनके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवा लिया था और अब वो जो कि मामला ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने अपने पति को भी बेटी के घर आने की दूसरे दिन ही सारे मामले से आगाह कर दिया, जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरा पति चंद लम्हे तो कुछ बोल ही नहीं सका और जब इसके हवास थोड़ा बेहाल हुए तो इसने तेज़ी से आकर बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह तो पहले ही उसकी आवाज़ से सहमी और बेहोश हो गई। मेरा पति इतने ज़्यादा गुस्से में था कि बेटी को माफ़ करने पर तैयार ही नहीं था, इसलिए मैंने उसे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो वह छुपकर मुझ पर भी गुस्सा करने लगे, लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है और हमारी तो एकलौती बेटी थी, इसलिए ज़्यादा देर तक दिल पर पत्थर नहीं रख सकती। इसलिए हम बेटी को इलाज के लिए शहर ले आए। यहाँ पर एक बार फिर शेख साहब ने एक बार फिर मदद की। हमारी बेटी सही होने लगी। वह हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफ़ी मांगती थी। माँ बाप थे, हमने इसकी माफ़ी मांगने से पहले इसको माफ़ कर दिया था, लेकिन इसका क्या फ़ायदा था। हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी अब कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी। इस पर खर्च करने के लिए हमारे पास रकम नहीं थी और ना ही हमें अब पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की तो मुझे उस रोज़ सफाई करते वक्त कुछ पुड़िया नज़र आई। आखिर यह सब क्या था और कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी यह सामान खरीद कर ही नहीं दिया था। लेकिन अब इसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। सारी नशे की पुड़िया थी और इस तरह से रखी हुई थी, इसे खोलने से फिटकरी जैसी लगती थी। नशे का मेरी बेटी के क्या काम था कि मेडिकल की पढ़ाई में किसी तजुर्बे के लिए चाहिए होती थी। बस यही पूछने के लिए, अपने दिल को तसल्ली के लिए मैं शेख साहब की बेटी के पास चली गई, लेकिन इसने मुझे बताया कि नशा तो क्या, इन्हें तो कभी फिटकरी की भी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मेरी परेशानी में इजाफा हो गया और मुझे परेशान देखकर शेख साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया था कि मुझे असल बात बता कर रहेगी। जिस बात को कॉलेज में मेरी बेटी करती थी मालूम हुई वह उसने मुझे बता दी और साथ ही यह भी बताया कि मुझे छुप कर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फिटकरी का क्या काम करती। दरअसल मेरी बेटी इस धंधे से बेखबर थी और अफसोस की बात यह थी कि हॉस्टल की वार्डन और कॉलेज की चंद उस्ताद के साथ और कॉलेज के चौकीदार भी उसमें मिले हुए थे। वह खुलेआम कॉलेज में नशा बेचते थे। उनका टारगेट ज़्यादातर लड़कियां होती थी, जिन्हें फिर नशे में उनसे जिस्म फरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी भी उनके हाथ लग गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे का लालच दिया, मेरी बेटी लालच में आ गई, लेकिन फिर मेरी बेटी को रकम देने की बजाय नशा कराने लगे थे। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और नशे के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए वह इनके संझांसे में आती रहती और अपने हाथों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रही। और मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल की लड़कियां शिकार हो चुकी थी और इनका इस्तेमाल करते थे। मेरी बेटी वैसे तो बहुत सुधरी हुई थी और इंसानियत, अपने माँ बाप के ख्वाब और इनकी कुर्बानियाँ भूल ही चुकी थी, लेकिन अभी इतनी इंसानियत इसमें बाकी थी। वह हमारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए जो भी नशे की पुड़िया घर लाती उनमें फिटकरी पीस कर इस तरह मिला देती कि देखने पर नशे की पुड़िया नज़र ही नहीं आती थी और उसका नशा भी पूरा हो रहे। इसलिए वह मुझसे मेडिकल के तजुर्बे के लिए फिटकरी मंगवाती और इस तरह इस्तेमाल करती। उस रात जब मैंने बेटी के कमरे में सोई तो मेरी बेटी वही फिटकरी पीस कर नशे की पुड़िया में डाल रही थी। इसे ना तो नशे कॉलेज में पकड़ी जाए ना घर पर, लेकिन इस रोज़ मेरी बेटी वह नशे की पुड़िया पर भूल गई और फिर खुलते खुलते सारी हकीकत खुल गई। लेकिन अफसोस की बात तब खुली जब पानी सर से ऊपर जा चुका था। अब वह बेहाल हो चुकी थी। इसने नशा भी छोड़ दिया है, लेकिन उसकी डॉक्टर न बचने की वजह से मोहल्ले और रिश्तेदार वाले अभी भी हमें ताने मारते रहते हैं।